हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग। आज का ये जो सेशन है, इंटरेक्शन सेशन है, वीएलएसआई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को लेकर आए हैं। आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज थी। वीएलएसआई इंडस्ट्री में जाना ईसी के हर एक स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम जैसा है। आई वॉज ऑल्सो ड्रीमिंग अबाउट द वीएलएसआई इंडस्ट्री व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज ईयर्स। तो मेरे इतने सारे डाउट थे उस टाइम पर। सिमिलरली आप लोगों के भी इतने सारे डाउट्स होंगे। मैं बहुत सारे टफ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सर से, एंड ही इज गोइंग टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने जो क्वेश्चंस कंपाइल करे हैं बहुत टफ हैं, एंड आप लोगों को ध्यान में रखकर कंपाइल करे हैं। कैसे एक स्टूडेंट को अगर इंटर्नशिप चाहिए वीएलएसआई इंडस्ट्री में, कोई थर्ड टायर फोर्थ टायर कॉलेज से स्टूडेंट बिलोंग करता है, तो उसे कैसे अपना पाथ बनाना पड़ेगा वीएलएसआई इंडस्ट्री में। वी आर वेलकमिंग मिस्टर अंशु कुमार, who is working in VLSI industry and he is teaching also. So बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड आज हमारे चैनल पर आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। So he is doing such a great task, such a great work he is doing at his company as well. He started from non-technical profile and he moved up to VLSI इंडस्ट्री। एक नॉन टेक्निकल कंपनी से VLSI इंडस्ट्री में जाना ही कितनी बड़ी बात है। आप सब जानते हैं VLSI इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है। सर ने कैसे अपना पाथ बनाया वहाँ तक, आप लोगों को कैसे अपना पाथ बनाना चाहिए, कैसे अगर थर्ड ईयर में है तो आपको अपनी जर्नी को शेप करना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के माइंड में। एंड प्रोजेक्ट्स कैसे करने चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी जर्नी को, कॉलेज के टाइम को शेप करना चाहिए। कॉलेज का टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है हम सबके लिए, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इतना अच्छा टाइम है कि इस टाइम के दौरान में आप जो भी चीज़ें करते हैं आप लोगों के पूरे लाइफ के टाइम में काम आएगी। सो अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं इस टाइम पर, तो ऑब्वियसली ये भी आपके काम ही आने वाला है। तो सर से पूछेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, वीएलएसआई इंडस्ट्री का स्कोप है भी या नहीं, कुछ मोटिवेशन तो आए अपने अंदर कि वहाँ जाकर होने क्या वाला है, कैसे हम लोगों को वहाँ पर ग्रोथ मिलने वाला है, और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में हम सब लोगों ने देख लिया है कि कोरोना के दौरान इतनी सारी जॉब्स चले गई हैं। न्यूज़ में हमने देखा था कि कैसे बहुत सारे लोगों की या तो पे कट हुआ है या फिर जॉब्स चले गई हैं। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वीएलएसआई इंडस्ट्री, वो देखेंगे आज। सो हेलो सर, वेलकम टू द चैनल, एंड we all are very excited for this event and for this show, and our students are thinking कि बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, बहुत सारी चीज़ें गेन करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपकी जर्नी। हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही थी। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को अभी भी बता दिया है, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड Right, नाउ ma'am. यू आर इन VLSI इंडस्ट्री। सो वी वांट टू नो Right, एवरीथिंग अबाउट योर जर्नी। right, ma'am. Uh, Actually, I am belongs to Begusarai, Bihar, and I have studied 10, 12, means till 12th in a government school, and after that, I have taken admission in electronics and communication branch in BTech. Okay, and in a simple college. Not I was not an IITian or NITian or Tier 1 college student. Just I have taken admission in a simple college. Okay, and after that, I came to Delhi in 2014, and I have started a job in non-tech field, just like a small firm, and as a marketing executive. Again, I have switched my job, and again I have started my job in South Asian Instrument, which is a China-based company, and same role as a marketing executive. And, and after done 2 years, completion of 2 years, I have joined DS TechWorks Solutions Private Limited, and it is located in Lajpat Nagar, Delhi. And as an there, I have started my job like in an executive position, as as an executive position, and after 3 months, I have got promoted as a assistant operation manager, and just after 2 or 3 months, again got promoted as a
operations manager. Yeah, and but I was not feeling like good with that job because it was a non-tech job and too much hectic job, very active. Like I got a call like 2 p.m., 2 a.m., 4 a.m., anytime, Saturday, Sunday, it doesn't matter. And so, and after completion of 2 years, I got frustrated too much. Like मैंने ऐसा सोचा कि अभी तो मैं एक काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारी फैमिली हो जाएंगे कुछ और, तो इट्स नॉट पॉसिबल मैम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं जाता हूँ किसी दूसरे फील्ड में अगर जाता हूँ तो मुझे एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि एक उस वैसे पोजीशन से फिर से मैं एज अ फ्रेशर स्टार्ट करूँ अपना करियर, एंड फिर से पता नहीं क्या सैलरी मिलेगी, कैसा होगा। फिर मेरे प्रोफाइल में काफी ज्यादा गैप भी हो चुके थे, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक चीजें थी। तो मेरे माइंड में एक आया कि एक वीएलएसआई इंडस्ट्री है ऐसी कि अगर मैं वीएलएसआई इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करता हूँ तो आने वाले 1 और 2 ईयर्स में मतलब मैं एक अच्छा पोजीशन अचीव कर सकता हूँ, कहीं अभी से बेटर हो जाएगा और कई गुना ज्यादा बेटर होगा और मेरे पूरे करियर के लिए बेटर हो जाएगा। तो मैंने सर्च किया, जस्ट ऐसे ही सर्च किया, तो एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, सेमी डिजाइन नाम से। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया और मैंने कॉल किया। दीपक सर हैं वहाँ पे, सीईओ हैं वहाँ के। तो मैंने उनको कॉल किया एंड दीपक सर को मैंने कॉल किया एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वीएलएसआई डोमेन, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड एंड एनीथिंग। सो मतलब इसमें क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के पास यही क्वेरी रहता है मुझे किस प्रोफाइल पे जाना चाहिए। तो दीपक सर ने मुझे गाइड किया कि आप ना फ्रंट एंड में आ जाओ, सो मैं आपको कहीं ना कहीं लगवा दूंगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मतलब जॉब छोड़ के जाना एक ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग वर्क था कि मैं अभी ट्रेनिंग करूं, ट्रेनिंग करने के बाद भी फिर जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं सर को बार बार परेशान भी करता था, कॉल भी करता था लेकिन मतलब उन्होंने कभी परेशान नहीं हुए, कभी नहीं। मतलब उन्होंने मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत ही बेसब्री से हमें सुना उन्होंने। फिर मैंने ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट किया। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद बेसिकली मेरे माइंड में ये चीजें थी कुछ ना कुछ की, मतलब हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। एंड एक प्रेशर भी था कि काफी ज्यादा टाइम भी निकल चुका है, लाइफ में सेटल भी होना था। तो मैंने साथ के साथ काफी अच्छा स्ट्रगल भी किया एंड फाइनली मैं वीएलएसआई इंडस्ट्री में आ गया एंड नाउ डेज आई एम सर जो वेरी आपकी हैप्पी। सर जो आपकी ट्रेनिंग थी ये कितने टाइम चली थी? मैम ये ट्रेनिंग अप्रॉक्स 6 मंथ के थे। ओके, और आपको फिर ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपको वीएलएसआई इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई थी? हाँ, ट्रेनिंग के जस्ट बाद हमें वीएलएसआई इंडस्ट्री में मिल गई। ओके, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है सर आपकी, बहुत ही मोटिवेशनल है। मतलब कोई भी स्टूडेंट होगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो वीएलएसआई इंडस्ट्री में जाएं, बट उनके माइंड में ना एक डाउट रहता है हमेशा कि वीएलएसआई इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर क्या सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बच्चे जाते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करेगी? ऐसा क्या सच्ची में है? जैसे आपको एक्सपीरियंस था बट आपको नॉन टेक में एक्सपीरियंस था, तो कहीं ना कहीं राइट। एक्सपीरियंस था आपको भी। सो व्हाट इज अबाउट दो स्टूडेंट जो कि अभी बिल्कुल ही फ्रेशर हैं और अभी कॉलेज में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? मैम मेरे पास एक्सपीरियंस था, लेकिन आप मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मैंने जब बीएलएसआई में एंट्री किया था तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस हटा दिया था। जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंस थे मेरे पास, मैंने सारा एक्सपीरियंस को रिमूव कर दिया था अपने प्रोफाइल से। बिकॉज बीएलएसआई इंडस्ट्री जो है एक तरह से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। बिल्कुल हर रोज यहाँ पे एक नए टास्क आते हैं, तो ये सब जो एक्सपीरियंस होता है वो कंसिडर नहीं होते हैं बीएलएसआई में। लाइक अगर एक बीपीओ इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हाँ ठीक है, किसी ने कॉलिंग किया है तो सेम कॉलिंग सब दिन करना होता है, हर रोज वही कॉलिंग करना होता है। लेकिन एक वीएलएसआई इंडस्ट्री ऐसा है कि हर रोज यहाँ पे न्यू वर्क होते हैं, हर रोज एक न्यू प्रोजेक्ट होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 मंथ अगर मैंने वर्क किया है तो हमें 2 मंथ वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा 2 मंथ में हमने क्या किया है। राइट। तो जो अनदर फील्ड के एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे भी कंसिडर वीएलएसआई में नहीं होते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि एज अ फ्रेशर भी बीएलएसआई में
हम लोग एंट्री कर सकते हैं। आज के डेट में काफी ज्यादा कंपनी है, और डे बाय डे, जब मैंने एंट्री किया था उस समय तो फिर भी बहुत कम वैकेंसीज थे, लेकिन आज के दिन में बीएलएसआई में धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेशर के लिए भी काफी वैकेंसीज आ रहे हैं। सर जैसे ये अगर मैं बहुत हाई एंड वीएलएसआई कंपनीज की बात करूं, जैसे मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं, कॉलकॉम की, इंटेल की बात करूं, सो इन ये जो कंपनियां हैं हायर करने डायरेक्टली जाती हैं, प्लेसमेंट के लिए जाती है, टायर 1 टायर 2 हम्म। कॉलेजेस में, आईआईटीज में जाती हैं, डीटीयू वगैरह में जाती हैं, एनआईटीज में जाती हैं। बट जैसे जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, के आई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जैसे स्टूडेंट्स हैं, सो उनके लिए कैसा रहेगा? कैन दे एम फॉर वीएलएसआई कंपनीज जो अब कॉलकॉम या इंटेल जैसी कंपनी है, इनके लिए क्या ये एम कर सकते हैं बच्चे? हाँ मैम, बिल्कुल एम कर सकते हैं। लाइक अब दो चीजें होती है। चीजें क्या होती है कि जो एनआईटी आईआईटी जो हैं, वहाँ पे नो डाउट एक बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जाती है, लेकिन एक टायर 3 टायर 4 कॉलेज में जो है वो नहीं आती हैं कैंपस के लिए। लेकिन अब है क्या कि किसी न किसी स्टूडेंट ने उस समय कुछ अपना मेहनत कम किया था, जैसे मैं हूँ, कुछ न कुछ मेरे अंदर फॉल्ट थी जो मैं एक आईआईटीएन नहीं बन सका, आईआईटीएन नहीं बन सका, लेकिन उसका सेक्रीफाइस कहीं न कहीं अब मुझे करना पड़ेगा। अगर मैंने उस समय अगर कुछ कमी छोड़ा अपने अंदर, तो उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आके हम फुलफिल करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग पाथ हो जाता है। एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट के लिए ज्यादातर चांसेस होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग पाथ होता है, बट हाँ वो पहुंच सकते हैं। अब लॉन्ग पाथ लॉन्ग क्या एज होता इन? है? हाँ हाँ जी। हाँ लॉन्ग पाथ, हाँ लॉन्ग पाथ मतलब मैम ये होता है कि कुछ तो लक अगर अच्छा रहा तो मिल जाएंगे, कभी कभी मिल जाते हैं, नो डाउट। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी आ गए हैं, एंड कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड भी काम करते हैं और सर्विस बेस्ड भी काम करते हैं, है ना। लाइक मैं अगर बात करूं तो सेमी डिजाइन भी एक स्टार्टअप कंपनी है, एज वेल एज वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा रही है। और भी कुछ कंपनी है, बेंगलोर साइड भी है, सिमुलस ऑटोमेशन है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कंपनी है जो स्टार्टअप, बिल्कुल ही स्टार्टअप लेवल की कंपनी है, तो वहां भी जा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग्स, आज के डेट में जैसे टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा ने सेरियम सिस्टम को भी एक्वायर किया है। तो सेरियम सिस्टम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो अभी टेक महिंद्रा का ब्रांड हो गया है। एक्जीमियस डिजाइन की बात करूं मैं, तो एक्जीमियस डिजाइन को भी विप्रो ने एक्वायर कर लिया है। तो लगभग जितने भी आईटी कंपनी हैं मैं, जितने भी सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी है, सारी के सारी कंपनी जो है, मतलब या तो बीएलएसआई में खुद का उन्होंने स्टार्ट किया है या किसी ने किसी कंपनी को हायर किया है, मतलब एक्वायर किया है उन्होंने। तो यहाँ से कैंडिडेट स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, एंड लगभग अप्रोक्स 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद उनको इंटेल कॉलकम भी मिलेंगे, ये सारी कंपनियां भी मिल जाते हैं। एंड नो डाउट मीन्स कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि आईटी सेक्टर में है, आईटी में क्या होता है मैम कि अगर 5 इयर्स भी एक्सपीरियंस एक कैंडिडेट को हो जाता है, तो आफ्टर 5 इयर्स भी ज्यादातर जो है ना, वैसे जो टायर 1 कंपनी जो है वो सब पूछते हैं कि आप आईआईटी से हो। तो हाँ, मतलब 5 इयर्स बाद भी वो पूछते हैं कि क्या आप आईआईटी से हो, अगर आप आईआईटी से नहीं हो तो हमें आपको कॉल नहीं करेंगे। बहुत ही ओके, रेयर चांसेस रहते हैं ना, ये लेकिन बहुत ही बीएलएसआई में ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं। डिफरेंस है, राइट? सो किसी तो भी बच्चे बीएलएसआई के एक लिए ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मोटिवेशन है ये। हाँ बिल्कुल मैम, बीएलएसआई में कोई भी इवन सर्विस बेस्ड कंपनी भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन कोई अगर सर्विस बेस्ड में अगर एंट्री करता है, तो एक आईटी कंपनी और बीएलएसआई कंपनी सर्विस बेस्ड की मैं डिफरेंशिएट आपके सामने कर रहा हूँ। लाइक दोनों कंपनी में क्या होता है कि सेम, एक टेक महिंद्रा की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक टेक महिंद्रा के अंदर एक आईटी में भी स्टूडेंट इंटर कर रहा है और बीएलएसआई में इंटर कर रही है, तो दोनों को 3 लाख के ही पैकेज स्टार्टिंग मिलते हैं, दोनों को 3 लाख मिलते हैं। लेकिन आफ्टर, मतलब कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, मीन्स कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर से पहले आप बोल सकते हैं, मतलब इतना अच्छा इंक्रीमेंट होता है कि 3 साल बाद अगर मैं जज करूं तो किसी भी कैंडिडेट का पैकेज जो है 12 लाख प्लस हो जाते हैं बीएलएसआई में, 3 लाख से 12 लाख, सेम कंपनी विदाउट एनी स्विचिंग। बट अगर मैं बात करूं वही आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में 5% 7% मैक्सिमम 10% इंक्रीमेंट देते हैं। ओके, सो अगेन सर आप बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें बता रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जैसे सर आपने मुझे बताया कि आप तो फ्रंट एंड आपने चूज़ करा दीपक सर के बताने पर, तो राइट अभी स्टूडेंट्स को कैसे चूज करना होगा कि वो फ्रंट एंड पे जाए बैक एंड पर? मतलब दीपक सर ने आपका देखा होगा कि आपकी क्वालिटीज क्या है, राइट उसके हिसाब से आपको बता दिया। अब कोई राइट जनरल स्टूडेंट है जो मेरे कॉलेज में है, लेट सपोज, अब
उसको कैसे पता लगेगा कि विच प्रोफाइल वुड बी बेटर फॉर हिम? राइट। सो हम एक्चुअली प्रोफाइल तो सारे बेटर हैं, लेकिन अब होता क्या है कि मतलब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी टायर 1 और टायर 2 कॉलेज में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो कैंडिडेट हायर करते हैं जनरली वो बैकएंड के लिए हायर कर लेते हैं कैंडिडेट को। बैकएंड के लिए वो इसलिए हायर करते हैं क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ जो है सिलेबस बहुत ही ओल्ड सिलेबस है। फ्रंट एंड में जैसे सिस्टम बैकलॉग यूबीएम की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत कॉलेजों में तो अभी बैकलॉग भी नहीं है, वीएचडीएल पढ़ाया जा रहा है अभी बहुत यूनिवर्सिटीज में ना। तो अभी जो सिलेबस जो है काफी अपग्रेड नहीं हुआ है हमारे कॉलेज में, इवन आईआईटी एनआईटी में भी नहीं हुआ, सिस्टम बैकलॉग तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। और फ्रंट एंड की मैं बात करूं तो वेरिफिकेशन डोमेन में जनरली सिस्टम बैकलॉग और यूबीएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो अगर कंपनी वहां से अगर हायर करती है फ्रंट एंड के लिए, तो उनको सिखाने में काफी लंबे टाइम लग जाएंगे। एक कंपनी वर्क के साथ सीख रही है, मतलब एक कैंडिडेट सीख रहा है, तो उसको 1 ईयर प्लस लग जाएंगे उन चीजों को लर्न करने में, एक्सपर्टाइज गेन करने में। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जनरली एक फ्रेशर को वहां से हायर नहीं करती है, तो उन्हें जो हायर करती है उसको बैकएंड में डाल देती है। जनरली रेयर केस चांसेस होते हैं जो कुछ कैंडिडेट जो पहले से ट्रेंड होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो उनको वो फ्रंट एंड में डालते हैं, अदरवाइज नहीं डालते हैं। अब रह की बात आउटसाइड से जॉब लेने की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनका बैकएंड में तो एक तो वैकेंसीज कम है, तो वैकेंसी उनका वहां से फुलफिल हो जाता है कॉलेजेस से। अब जो नॉर्मल जो होते हैं टायर 3 और टायर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर बैकएंड में जाना चाहे तो उनके लिए डिफिकल्ट है। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज उनके कॉलेज में कैंपस नहीं आएगी। उनके कॉलेज में जब कैंपस नहीं आएगी और ऑलरेडी वहाँ पे फुलफिल हो गया, तो इन लोगों को मेरे समझ से फ्रंट एंड चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फ्रंट एंड अगर वो चूज करते हैं तो वो ऐसी चीजें लर्न कर रहे हैं जिन चीजों को आईआईटी या एनआईटी या टायर 1 कॉलेज के सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया था। और कंपनी को जब मिलता है कि एक ट्रेंड कैंडिडेट है, और आउटसाइड से जब भी कैंडिडेट हायर किया जाता है तो वो ट्रेंड कैंडिडेट हायर करते हैं कोई भी कंपनी। मतलब आपको ये चीजों का नॉलेज होनी चाहिए, आप इन चीजों में ट्रेंड होना चाहिए। तो मेरी बट समझ सर, से फ्रंट एंड चूज करना बेटर है। सर जैसे R&D प्रोफाइल होती है वो भी होगी VLSI इंडस्ट्री में, सो उसके लिए? हाँ बिल्कुल मैम, अगर कोई कोर वीएलएसआई में जा रहा है तो कोर वीएलएसआई में सारे प्रोफाइल्स एक तरह से आरएनडी ही हैं। हाँ, कुछ साइड प्रोफाइल्स होते हैं इसके अंदर भी होते हैं, लाइक कैड प्रोफाइल होते हैं, लाइक ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन वगैरह के लिए हायर कर लेते हैं। तो वो ये ऐसा नहीं होता है कि वो आरएनडी प्रोफाइल नहीं है या कुछ ऑटोमेशन के लिए हायर हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि लाइक वैलिडेशन प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है, वो आरएनडी नहीं है। लेकिन जैसे डिजाइन वेरिफिकेशन, लेआउट, सेल डिजाइन, ये सारे आरएनडी प्रोफाइल ही होते हैं। ओके। सर जैसे आपने बताया आप डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन में वर्क करते हैं, सो वहाँ पर कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, एंड आपने कैसे प्रोजेक्ट्स में वर्क करा है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को पहले ही पता लग जाए कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स उन्हें करने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मैम। बेसिकली मैं जब एंट्री किया था तो सबसे पहले तो इसके लिए तो एक डिजिटल डिजिटल डिजाइन जो है आपका अच्छा होना चाहिए। डिजिटल डिजाइन के बाद सेकेंड थिंग्स है कि आपको वेरिलॉग आना चाहिए। वेरिलॉग के बाद सिस्टम वेरिलॉग आना चाहिए, यूवीएम आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल्स पे फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स पे फोकस करना चाहिए। और आज की डेट में जो ट्रेंडिंग प्रोटोकॉल है, बिकॉज नाउ डेज एवरीवेयर यूजिंग आर्म प्रोसेसर, लाइक जहाँ भी हैंड हेल्ड डिवाइस यूज बन रहे हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस जो भी हैं, तो लगभग जगह जो है ना आर्म प्रोसेसर यूज है, आर्म के प्रोसेसर यूज है। जैसे अगर मैं मोबाइल का भी एग्जांपल लूँ तो हर जगह आर्म के प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। तो आर्म के प्रोसेसर में क्या होता है कि एक ऑन चिप प्रोटोकॉल होते हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स में हम दो टाइप के होते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक होते हैं ऑन चिप प्रोटोकॉल होते हैं, एक पेरिफेरल्स होते हैं। तो पेरिफेरल्स मीन्स अगर हम आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे एक लैपटॉप में है, लैपटॉप में अगर पेन ड्राइव के थ्रू मैं कुछ डाटा भेज रहा हूँ, मीन्स यूएसबी के थ्रू जाएगा, तो यूएसबी जो है आउट ऑफ चिप प्रोटोकॉल मीन्स पेरिफेरल्स है। यूएसबी, एसपीआई हो गया, I2C हो गया, ये सारे पेरिफेरल्स हैं। ऑन चिप प्रोटोकॉल की बात अगर मैं करूँ तो जैसे एक सिंगल बोर्ड, अगर मैं मोबाइल की बोर्ड की बात करूँ, एक स्मॉल चिप की बात करूँ, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे भी रैम होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें, ब्लॉक्स होते हैं। तो उस आपस में जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसमें ऑन चिप प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो ऑन चिप प्रोटोकॉल में जो है आर्म जो है अम्बा फैमिली के हैं, अम्बा फैमिली का प्रोसेसर है। तो अम्बा फैमिली में हर जगह जो है
एपीबी, एएचबी और एएक्सआई, ये तीनों प्रोटोकॉल्स मैक्सिमम यूज में होते हैं, जो कि हर कंपनी में डिमांड है। एंड आफ्टर 5 ईयर्स 7 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद भी एक्सआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 7 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों से भी एक्सआई पूछा जाता है। अगर जो बच्चा प्लेसमेंट के लिए जा रहा है तो उन्हें इन सब टॉपिक्स पे फोकस कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत एटलीस्ट अगर पहले पहले ही नॉलेज हो इनके बारे में, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो, सो एक अपर हैंड रहेगा उसका आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल बेस्ट है मैम। मैंने भी जब एंट्री किया था तो मैंने कुछ ऐसा ही स्ट्रेटेजी बनाया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एंट्री लगाना है, वहां पे एंट्री करना है राइट, मुझे, राइट। है ना। तो एंट्री करने के लिए अब मुझे जो एफर्ट लगाना पड़ेगा मैं एफर्ट लगा दूंगा। तो सर आपकी एंट्री का बताइए कि जैसे आपने नॉन टेक से टेक्निकल में स्विच करा था, तो अगर स्टूडेंट कोई है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो अभी भी नॉन टेक में है और ही इज ऑल्सो लाइक यू, आपकी तरह सोच रहा है कि चलो टेक्निकल में जाना है, तो अपनी जर्नी अब उसे कैसे शेप करनी चाहिए? हाँ, बेसिकली मैम नॉट ओनली नॉन टेक्निकल, बेसिकली अभी के डेट में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, आईटी फील्ड में, एंड 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया उनके पास, वो लोग भी बीएलएसआई में स्विच करना चाहते हैं। बिकॉज आज के डेट में जो है बीएलएसआई जो है वर्ल्ड का मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मोस्ट पेइंग इंडस्ट्री है बीएलएसआई। तो बीएलएसआई में हर कोई आज के डेट में स्विच करना चाह रहा है जिनका बैकग्राउंड, और मैं तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको तो मैं सबसे बड़ी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला, चाहे वो जैसे भी इंटेंशनली चूज कर रहे हैं या नॉन इंटेंशनली उन्होंने चूज कर लिया ये बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा बैक ये है, एडवांटेज है, उन्होंने ये चीज चूज किया और वो बीएलएसआई में आसानी से आ सकते हैं। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ जगह तो लोग ऐसे थे कि मैकेनिकल का कैंडिडेट है कि वो मतलब एक क्वेश्चन किया हुआ था कि मतलब अगर मैं बीएलएस सीख लूं तो क्या मैं बीएलएसआई में एंट्री लगा सकता हूँ क्या? तो मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री है बीएलएसआई, जो उसके बारे में जानता है हर कोई बीएलएसआई में आज के डेट में स्विच करना चाहता है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट के लिए ये बोलूंगा कि अगर उनका जॉब हैक्टिक नहीं है, तो आज के डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है और इवनिंग बैच दे रही है, वीकेंड पे बैच दे रही है। लाइक सेमी डिजाइन को भी मैंने देखा है कि सेमी डिजाइन ने भी स्टार्ट किया है कि ऑनलाइन बैच देती है, इवनिंग बैच दे देते हैं, जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, उनको इवनिंग बैच दे देते हैं। वीकेंड अगर कोई करना चाहे तो इसको वीकेंड बैच मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो अपने जॉब के साथ जो है ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर सकते हैं, एक एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकते हैं और अपना जॉब वो कंटिन्यू रखे। मैं जॉब छोड़ने के लिए सजेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये बहुत बड़ा हाँ डाउट रहता है सब स्टूडेंट्स का कि इसका अगर ट्रेनिंग करते हैं तो ओवरऑल कॉस्टिंग किसी के लिए कितना पड़ जाएगा? मतलब इफ आई हैव सीन सम कंपनीज दैट दे आर चार्जिंग इवन इन लैक्स फॉर द ट्रेनिंग, तो राइट मैम। एवरेज स्टूडेंट कैसे जाए? जैसे आपने भी बताया आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो आपको सर मिल गए एंड ही सपोर्टेड यू, सो अब एवरेज स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए? मैम मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि मेरा भी ऐसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ब्रांड पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था कि एक ब्रांड जो होती है वो हमें बेस्ट कंटेंट देंगे या बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे प्लेसमेंट का, मैं भी ऐसा बिलीव करता था। लेकिन बाद में मैंने ऐसा देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रांड होते हैं, और सबसे बड़ी तो मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैम, लेकिन मार्केट में बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट हैं जिनका कंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर। तो और वो फी बहुत ज्यादा लेते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए, जैसा कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट के लिए ना, एक बार उन्होंने अगर एक पैसा लगा दिया कहीं पे ट्रेनिंग के लिए और उनको एक सही कंटेंट नहीं मिला, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, तो दोबारा उनका एक करियर की बात हो जाती है, क्योंकि दोबारा एग्जैक्टली, वो अपने गार्जियन, पूरी लाइफ हाँ खराब हो सकती है पेरेंट्स से स्टूडेंट की। नहीं बोल सकते मैम, राइट। पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, उनको बोलने में अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे दोबारा से पैसे चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब उनको खुद ही नहीं ये चीजें सही लगेगा। तो इस वजह से दोबारा अगर वो पैसे नहीं मांगते हैं तो फिर से उनका लैब करियर जा सकती है। तो मैं भी कुछ दिन तक रह चुका था सेमी डिजाइन में, एज ए ट्रेनर मैंने वर्क किया था। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे हमारे पास आए थे जिन्होंने मतलब कहीं और से ट्रेनिंग करके आए थे, और वो काफी डाउटफुल थे, बहुत ज्यादा डाउटफुल थे वो, कि पता नहीं यहाँ पे जाऊंगा फिर से वैसे ही होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट उनके पास से सपोर्ट था, तो मैंने उन्हें ट्रेनिंग दिया। मैंने ट्रेनिंग दिया तो वो काफी स्टूडेंट काफी खुश थे, और फाइनली उनको भी जॉब लग गई, उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले मैंने उनका जॉब लगवाया ना।
मैंने खुद से उनका रेफरेंस दिया था, उनको ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले मैंने जॉब लगवाया। तो मैं जैसा कि देखता हूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे, मैम कुछ इंस्टीट्यूट्स अभी भी हैं जो कम कॉस्ट पे काम कर रही है और उनका कंटेंट भी बेस्ट है। तो मैं बाकी स्टूडेंट को तो ये कहना चाहूंगा कि ट्रैक पे ना जाएं, टैग पे कभी नहीं जाना चाहिए, आप कंटेंट पे जाओ। अगर आपका कंटेंट बेस्ट है, आपका प्रिपरेशन बेस्ट है, तो आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दैट इज सो ग्रेट ऑफ यू। आपने अपना पूरा जर्नी कितने आराम से, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। कोई नहीं बताता है सर, राइट। मतलब कोई किसी को किसी की हेल्प के लिए अपनी सारी लाइफ को ऐसे खोलकर नहीं बता देता है। दैट इज सो ग्रेट ऑफ यू। सो सर, मेरा एक और डाउट है, जैसे स्टूडेंट्स मेरे को आकर पूछते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या हैं। सो वीएलएसआई में इनका कैसा डाइवर्सिफिकेशन है, बच्चों को कैसे एम करना चाहिए? हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लाइक जैसे जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, लाइक अगर मैं आईटी फील्ड की मैं बात करता हूँ, जनरली लोग आईटी फील्ड को ज़्यादा जानते हैं, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, ये सारे जो है क्या क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। कॉग्निजेंट है, ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनी है। और सर्विस बेस्ड कंपनी में बेसिकली क्या होता है, या तो किसी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी का काम हम लेके आते हैं अपने यहाँ, इन हाउस प्रोजेक्ट होता है और वहाँ पे अपने कैंडिडेट से हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दूसरा थिंग्स क्या होता है कि वो लोग कैंडिडेट को हायर करके अपने पास रखते हैं, एज अ मैन पावर यूज करते हैं। लाइक अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को अगर जरूरत पड़ी उनकी, तो वो उनको डिमांड करेगा कि हमें इतने एक्सपीरियंस का कैंडिडेट चाहिए, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी जो है अपने कैंडिडेट को वहाँ पे भेजते हैं और उनके बदले में वो चार्ज करते हैं। कंपनी उनके बदले में एक अच्छा अमाउंट लेती है और उसमें से आपको सैलरी कंपनी देती है, तो उसमें से जो भी बेनिफिट होता है वो सर्विस बेस्ड कंपनी की बेनिफिट बनती है। तो सर्विस बेस्ड ये कंपनी है। लेकिन अगर आप टायर 3 और टायर 4 कॉलेज से हैं, तो नो डाउट अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी भी मिल रही है, तो आपको एक एंट्री का मौका मिल रहा है, आपको एंट्री करना चाहिए। और सबसे बड़ी तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता है कि मैं कम सैलरी पे क्यों जॉब करूं, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में हम ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 10,000 दे रहा हो सैलरी, लेकिन नो डाउट वो 10,000 तो है 3 इयर्स कंप्लीट होने से पहले पहले आपका 12 लाख बनेगा। 12 लाख का पैकेज मीन्स नॉट मंथली 12 लाख बन जाएगा वो। दैट तो इज ट्रू। मेरे समझ से उनको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, जैसा कि मैं खुद को मोटिवेट करता था कि मुझे क्यों जाना चाहिए यहाँ पे। तो मैं खुद को सोचता था कि जब मैंने 12th पास किया था तो मैं इंजीनियरिंग करने गया था, और 4 इयर्स इंजीनियरिंग के दौरान मैंने काफ़ी वहाँ पे मनी इन्वेस्ट किए। और कुछ लोग ऐसे ही थे मेरे साथ वाले जिन्होंने 12th करने के बाद बीपीओ में जॉब करने चले गए थे, और वो अर्न कर रहे थे और मैं एक्सपेंस कर रहा था यहाँ पे। मेरा एक्सपेंस हो रहा था, उनका अर्निंग हो रही थी। तो मैं अगर एक्सपेंस भी कर रहा था तो ये सोच के कर रहा था, अपना फ्यूचर सोच के कर रहा था। अगर मैं भी ये चीज सोचता कि मुझे अर्न करना है तो मैं भी अर्न कर सकता था उस समय। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कोई बात नहीं है, आपको कम से कम कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, आप कुछ तो आ रहा है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग पीएचडी कर जाते हैं, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका ये भी एक समझो कि आपका एजुकेशन है, आप यहाँ भी अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है, वहाँ पे एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलती है, यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है। कुल मिला के हमारा मोटिव ये होता है कि ना कि डिग्री ऑब्जर्व करना, लाइफ में सक्सेस होना और एक प्रोफेशनल की तरह सक्सेस होना। ट्रू। तो सर, हर किसी के लिए अलग अलग मोटिवेशन है। किसी के लिए एक्सपीरियंस ही, जैसे आपने बताया कि बीपीओ वाले लोगों के लिए उस टाइम पर एक्सपीरियंस उनका मोटिवेशन था, और आपके लिए उस टाइम पर डिग्री मोटिवेशन था। इस राइट। टाइम पर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा वर्क कर रहा है, एंड देन द अदर राइट। स्टूडेंट्स जो अभी मे बी पढ़ रहे होंगे, मे बी राइट। हायर स्टडीज में। राइट। सो हर किसी के लिए अलग उसकी जर्नी है। स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट गेट योर सेल्फ इन दैट रैट रेस। उस रैट रेस में मत घुस जाइए जिससे कि आप एक दूसरे से कंपेयर कर कर एक दूसरे को कंपेयर करें, एंड अपने लिए ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। हर किसी की अलग जर्नी है, हर किसी की अलग लाइफ है। जैसे सर की हाँ भी। थोड़ा सा मैम, हाँ हाँ जी। मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में और भी हाँ जी। बताना चाहूँगा, हाँ मैं जी, कुछ श्योर सर। स्टेटमेंट छोड़ श्योर दिया। सर। जब मैंने मैम जब जॉब छोड़ा था, तो जॉब छोड़ने के बाद बेसिकली क्या हुआ था, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हुआ था बीच में, बिकॉज मैंने बीटेक भी किया था, तो इवन मेरा एजुकेशन लोन था उस समय, और एजुकेशन लोन का भी एक प्रेशर था मेरे ऊपर। एंड सेकेंड थिंग्स ये भी था कि जो आसपास के लोग होते थे,
जो रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड सर्कल में भी इवन जो लोग होते थे, वो लोग बहुत डिमोटिवेट करने वाले होते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे, पापा का नाम लेके बोलते थे उनका बेटा पढ़ लिख के क्या कर लिया, कुछ तो जॉब तो कर नहीं रहा है। उनको इससे लग रहा था क्या कर रहा है, मतलब आपस में लोग जो है ना बातें करते थे इस तरह से। कुछ दोस्त लोग हमारा बोलते थे कि तुमने जॉब छोड़ के बहुत बड़ा गलती काम किया। मैं उनको समझा रहा हूँ सामने से कि नहीं मैंने गलती नहीं किया, मैं उसको समझा रहा हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रही है। वो बोल रहे नहीं तुमने बहुत बड़ा गलती किया। मैं फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ फ्रेंड्स जो थे जो निगेटिव ओर ले जाते थे हमें, उनका कॉल रिसीव करना मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैं अपने माइंड में यही रखता था। कुछ लोग मेरा कंपैरिजन भी कर देते थे, उसका देखो इतना पैसे इनकम है, ये है वो है, तुम अभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मैं किसी को जवाब नहीं दिया मैम, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को मुंह से जवाब देने से बेटर है कि कुछ करके जवाब देना बेटर है। और दैट इज कुछ सो करके अगर आप जवाब देते हैं, कुछ करके अगर आप जवाब देते हैं, तो वही लोग आपका तारीफ करते नहीं थकते थे जो कल के डेट में शिकायत करते नहीं थकते थे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैं अपने मन में बस एक स्टेटमेंट सोचता था, खुद को मैं मोटिवेट करने के लिए बस एक स्टेटमेंट बोलता था, झोपड़ी तुरंत बन जाती है बट महल बनने में बहुत समय लगता है। तो मैं महल बना रहा था, और जो लोग दैट इज झोपड़ी बना के खुश थे वो ठीक है। बहुत बहुत हर किसी की लाइफ में सर, ये बहुत सही बात करी है आपने। हर किसी की लाइफ में ही है ये वाले लोग। किसी की लाइफ में रिलेटिव्स हैं, किसी की लाइफ में फ्रेंड्स हैं, किसी की लाइफ में पड़ोसी हैं। हर किसी की राइट। लाइफ में ये वाले लोग तो है ही। एंड अगर बच्चों सर की जो बात है, सर ने जो कोट बोला है उस पर ध्यान देंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जाने वाली है। आप सबकी जर्नी अलग है। तो सर एक अब बैक टू द वीएलएसआई इंडस्ट्री, एक एक क्या मैम। क्वेश्चन है मेरा कि सर ये जो वीएलएसआई इंडस्ट्री है, हर किसी का हम एक देखते हैं कि हर इंडस्ट्री का एक पीक आता है, फिर उसका डाई होने का टाइम आ जाता है। सो इज वीएलएसआई इंडस्ट्री अभी तक जैसे हमने देखा है पीक 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 पे जाती जा रही है, क्या इन फ्यूचर इज इट गोइंग टू डाई? जैसा कि मैम मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है अभी तक का कि वीएलएसआई इंडस्ट्री इतनी आसानी से डाई नहीं होगा। इसलिए डाई नहीं होगा क्योंकि लाइक बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं अगर आईटी की बात करूं, अभी वीएलएसआई में क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐसे बन रही हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन करके बिल्कुल बन जा रहे हैं। तो वहाँ पे वीएलएसआई की नीड पड़ेगी। लोग आज के डेट में बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, एआई का आ रहा है, मशीन लर्निंग का आ रहा है, ये सब चीजों का आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है अगर एआई आ जाए या मशीन लर्निंग आ जाए या कुछ भी आ जाए, चिप तो बनेंगे ही ना। बिना चिप के तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चिप डिजाइनिंग होगा, तो इसलिए वीएलएसआई इंडस्ट्री इतनी आसानी से डाई नहीं हो सकता है। सर चिप डिजाइनिंग नहीं होगा, बट वो जो प्रोसेसर है उसका कॉम्पैक्ट होना तो एक पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो डिजाइनिंग ही हुआ है, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, पावर कंजप्शन को रिड्यूस करना, एरिया राइट को कम करना। राइट। या कुछ नए नए फीचर्स भी अगर आ रहे हैं, कुछ दुनिया में अगर नई फीचर्स भी आ रहे हैं, नई चीजें भी आ रहे हैं, उसको आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? एक बड़े बोर्ड पे तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, अब बस ये अब वीएलएसआई की ओर ही जाएंगे। राइट राइट राइट। सो ट्रू, आई अग्री विथ सर। तो स्टूडेंट्स अगर आप अभी भी डाउटफुल हैं तो मत रहिए। सर के स्टेटमेंट से मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, ये वाली इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं, यू विल नेवर रिग्रेट। एंड सर मेरा एक और सवाल है, वीएलएसआई इंडस्ट्री के बारे में ही सवाल है कि जैसे न्यूज आ रही है कि आईटी इंडस्ट्री से कोविड के दौरान बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया था, क्या वीएलएसआई इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है? पे कट हुआ था बहुत सारे लोगों का। एंड बिफोर यू केम मैं स्टूडेंट्स को भी यही बता रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट्स हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री में हुआ, वो अभी फ्यूचर वहां पर अपना थोड़ा डाइसी लग रहा है, तो यहाँ पर भी क्या सेम ही है? नहीं मैम, बीएलएसआई में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। इवन मैंने ऐसा देखा है कि बीएलएसआई इंडस्ट्री में जब आईटी कोविड के सिचुएशन जब आए थे तब भी हायरिंग चल रही थी। उस समय भी खुल के हायरिंग चल रही है, तब भी हायरिंग नहीं रुकी थी किसी कंपनी के अंदर। इवन कोविड के टाइम में भी अच्छा खासा हायरिंग हुआ था यहाँ पे। एंड बीएलएसआई इंडस्ट्री के अंदर जब मैम प्रोजेक्ट को स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने का 2 महीने का वो टारगेट लेके चलते हैं। उनका 8 से 9 ईयर्स पहले से फिक्स रहता है प्रोजेक्ट का, तो कंटिन्यूटी में रहते हैं। बीएलएसआई इंडस्ट्री में किसी को निकाला नहीं गया, इवन सबको हायर किया गया, कोविड के सिचुएशन में हायर किया गया। एंड सेकेंड थिंग्स, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी उन्होंने लैपटॉप भिजवाया, घर पे भिजवाया लैपटॉप, ऐसे किया उन्होंने। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे भी होते हैं कि एक नॉर्मल डे में भी अगर आप वर्क फ्रॉम होम लेना चाहते हो तो बीएलएसआई इंडस्ट्री में बहुत आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिलते हैं। सर दैट इज सो ग्रेट।
बहुत ही, और सर कंपनी की तरफ से जब सपोर्ट रहता है ना तो बंदे का खुद से ही मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं अभी तो मुझे करना ही है यहाँ पर। जैसे आप स्विच राइट करते मैम। जा रहे थे वो वाला चीज खत्म हो जाता है अपने अंदर से, स्टेबिलिटी वाली चीज जो हर किसी को चाहिए वो आने लग जाती है। तो सर राइट मैम। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो जॉब की तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी टाइम से भी वीएलएसआई इंडस्ट्री में जॉब की तलाश में हैं। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इट, दे आर नॉट इवन टू फाइंड अ परफेक्ट जॉब, दे आर नॉट इवन टू क्रैक द इंटरव्यूज, कभी कभी फाइनल राउंड तक चले जाते हैं और उसके बाद नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? मैम इसमें दो चीजें हैं। पहला थिंग्स तो यह है कि कई बार जो उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया है उस इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी गलती होती है। मीन्स जिन लोगों को, मेरा कहना है, जिन लोगों को जॉब मिल जा रही है और जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती है, मतलब बहुत ही लगभग ज्यादातर केस में मैं बता रहा हूँ कि बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है दोनों लोगों के बीच। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि जिनको जॉब मिला है और जिनको जॉब नहीं मिला है। तो कई बार इंस्टीट्यूट की गलतियां ये होती है कि वो कंटेंट प्रॉपर नहीं देते हैं कैंडिडेट को, और छोटा सा, थोड़ी सी कंटेंट में लापरवाही करने की वजह से स्टूडेंट रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है कि वो कंप्लीट जो है फ्लो नहीं समझ पाते हैं। एक स्टूडेंट, उनका बेसिक कंटेंट पढ़ा दिया गया, थ्योरेटिकली पढ़ा गया ये चीजें, या इवन प्रैक्टिकली पढ़ा भी गया तो एक एक सेपरेट सेपरेट तो पढ़ा दिया गया, लेकिन उसको कंक्लूड कैसे करना है हर चीज को एक परफेक्टली, वो चीजें वहां तक कैंडिडेट जाते जाते इंस्टीट्यूट वाले सपोर्ट सही से नहीं करते हैं। तो पहला तो ये थिंग्स है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेशन मोड में आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस, उनके माइंड में ये लगने लगता है कि अब तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें, या उन्हों अपना स्किल्स गेन करने से ज्यादा वो जॉब सर्च करने पे ध्यान देने लगते हैं। तो मैं कैंडिडेट को कहना चाहूंगा कि आप स्किल्स से ज्यादा जॉब सर्च करने पे आप मत ध्यान दें। सबसे पहले अपने आप को स्किल्स डेवलप करो। एक इंटरव्यू आपने दिया, आपने क्या देखा कि हमें कहाँ पे लैक कर रहे हैं, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, उन चीजों को फुलफिल करो आप। जॉब बाद में आप सर्च कर लेना, स्किल्स आप फुलफिल करो। अगर आपने स्किल्स फुलफिल कर लिया, आपको जॉब मिलेगा। और अगर जॉब सर्च करने पे आपने ध्यान दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन आएगी। और जिस दिन एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन मोड में चला गया मैम, तो उसका 70% एफिशिएंसी जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और 30% एफिशिएंसी के बाद साथ वो मेहनत कर रहा होता है। और 30% एफिशिएंसी के साथ मेहनत करके आप क्या करोगे? इसलिए अपना 100% एफिशिएंसी साथ में रखो, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना। इवन मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ था लास्ट मोड में, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और काफी टाइम हो गया था थोड़ा सा। तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के बैठा हुआ था, काफी दिनों तक मैंने जॉब कर रखा था, तो थोड़ा सा होता था। और इवन जो मैंने मनी वगैरह सेव किया था, वो मेरे सारे के सारे मनी वगैरह सब कुछ खर्च हो गए थे। इवन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं किसी तरह अपने लाइफ को चला रहा था। अगर मैं बाहर निकलता था तो एक टाइम था मैं जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी बड़ी चीज नहीं होती थी। लेकिन मैं उस समय कहीं भी जाता था, अपना जर्नी करता था, तो मैं हमेशा फ्लाइट टिकट लेता था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में जब आ गया, जब जॉब छोड़ के आ गया, तो मैं स्लीपर से भी घर गया हूँ। मैं यहाँ तक आ गया मतलब ट्रेन में भी एसी का टिकट नहीं था, मेरा स्लीपर का टिकट था। इवन 100 रुपये खर्च करने से पहले मैं सोचने लगा कि मतलब ये 100 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ। मैं अपने सही, अकाउंट में देखता था कितने बचा है। तो बहुत ही लास्ट स्ट्रगलिंग मोमेंट जर्नी है। में, हाँ, लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि मैम सब कुछ कुछ नहीं था मेरे पास, बस कुछ फ्रेंड्स लोग सपोर्ट कर रहे थे। मतलब उन लोगों की वजह से भी थोड़ा सा मेरा अच्छा रहा। एंड उस समय ऐसी कंडीशन में मेरे पास एक ऑफर आया, और अच्छा वो अमाउंट दे रहे थे, अच्छा पैकेज दे रहे थे मुझे, सेम फील्ड में जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, जिस फील्ड में, है ना। ऑफर आया, उन्होंने मेरे बारे में पूरा मार्केट जानता था उस फील्ड में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में डील करता था, वहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर पोस्ट पे था। तो इंटरव्यू वगैरह तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि लोग मुझे पहले ही जानते थे, बस सैलरी डिस्कस करना था और वो करना था। तो मैंने उस सिचुएशन में भी मेरे अंदर आया कि एक बार ज्वाइन कर लूँ, क्या करेंगे कि मतलब काफी दिन हो गया, अब नई जॉब मिल रहा है, ज्वाइन कर लेना चाहिए शायद, कब तक मैं ऐसे करूंगा। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना मेहनत किया है, हर चीज किया, मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर से मैंने उन जॉब को ठुकराया, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और पता नहीं, लोग कहते हैं कि गॉड का एक एग्जामिनेशन होता है या जो भी होता है, मैंने जैसे ही उस जॉब को ठुकराया, आने वाले वीक में मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे वीएलएसआई इंडस्ट्री के।
गॉड, दैट इज सो ग्रेट सर। ये जो आपकी स्टोरी है किसी भी इंसान को गूज बम्स दे सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड बहुत ही मोटिवेशनल। जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन आज का बहुत ही मोटिवेशनल होने जा रहा है। आई कैन बेट कोई भी स्टूडेंट अगर इसको पूरा देखता है इस सेशन को, वो आज ही जाकर बैठने वाला है कि मुझे अब पढ़ना है और मुझे अपना सारा टाइम अब पढ़ने में लगाना है। तो सर मेरा एक और सवाल है, जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं, उन कुछ लोग हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है और मे बी वो भी देख रहे हैं ये शो, एंड उन लोगों को लग रहा है कि हमारी तो परसेंटेज अच्छी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ गैप ले लिए हैं, तो क्या उनके लिए एंट्री का रास्ता है वीएलएसआई इंडस्ट्री में या नहीं? हाँ मैम, बिल्कुल है। अभी तो मैंने गैप के लिए तो सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको दे ही चुका था, मैं खुद ही था। एक अच्छा गैप हो गया था मेरे प्रोफाइल में। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर परसेंटेज की बात करें तो मैंने अब तक आपको अपने परसेंटेज के बारे में नहीं बताया। बेसिकली मैं बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था और मेरे टाइम में था कि बिहार बोर्ड में मार्किंग करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो मेरा जो है ना, 10th में 54% मार्क्स था, 12th में मेरा 60% मार्क्स था। तो 10th और 12th में मेरा मार्क्स बहुत ही कम था। बट मैं आज VLSI में हूँ। तो बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसे होते हैं, कुछ हैं जो देखते हैं परसेंटेज भी देखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का लिमिटेशंस नहीं है। आपके लिए रास्ता बहुत ब्रॉड है, बस उसमें से आपको एक चीज़ें चूज करना है। हाँ, जिस चीज़ के लिए आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप फिट नहीं बैठ रहे हो, कोई बात नहीं है ना। दुनिया में एक कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत सारे हैं और कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब देने वाली है। कुछ कंपनी ऐसी है जो परसेंटेज और गैप को नहीं देखती है, टैलेंट देखती है। नो डाउट आपके पास अच्छी स्किल्स होना कुछ चाहिए, अच्छा बता नॉलेज दीजिए होना कौन चाहिए। सी कंपनी है जिनको बच्चे टारगेट करें, जो ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, कुछ एग्जांपल्स। हाँ मैम, बहुत सारी कंपनी है। लाइक कई बार जैसे मैं सीरियम सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया सीरियम सिस्टम का। तो सीरियम सिस्टम जो है परसेंटेज नहीं देखती है, वो चांसेस देती है। इवन सेमी डिजाइन है, सेमी डिजाइन में भी कुछ कैंडिडेट एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वो फिर अपना करियर स्विच कर सकते हैं वहाँ से भी। तो सेमी डिजाइन में भी कोई भी परसेंटेज या गैप कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं मैम, सर मीन्स बैंगलोर जैसे साइड, नोएडा साइड भी हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं। सर जैसे आपने बताया था कि आपने भी सेमी डिज़ाइन में वर्क करा था, तो जैसे अगर स्टूडेंट्स हाँ प्रोजेक्ट हाँ। करना चाहते हैं और वो थर्ड ईयर में हैं और अभी उनको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो कुछ आप प्रोजेक्ट्स बता देंगे स्टूडेंट्स के लिए जिन पे वो वर्क करें अभी थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर में, जो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहे इन दिस इंडस्ट्री? हाँ मैम, बिल्कुल। मैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें बैकलॉग आती है तो, या अगर नहीं भी आती है तो सबसे पहले वो अपना बैकलॉग रेडी करे। बैकलॉग सीख के उन्हें प्रोटोकॉल्स पे काम करना चाहिए, मोस्टली उनको फोकस करना चाहिए प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस वो जैसे SPI हो गया, I2C हो गया, UART हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि कॉलेज लेवल से लेके इंडस्ट्री लेवल तक बेनिफिशियल है प्रोटोकॉल्स। एंड लाइक अम्बा की भी बात करें हम, XI, APB, HB, मतलब एक नॉर्मल लेवल का प्रोटोकॉल्स हैं जो कॉलेज लेवल के बच्चे कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स जैसे USB है, DDR है, तो कॉलेज लेवल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो लोग नहीं कर सकते ये सब पे। लेकिन ठीक है, वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट से अपना प्रोटोकॉल से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि उनके कॉलेज में भी काम आएंगे। एंड प्रोटोकॉल्स का डिमांड तो हर जगह है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम कर रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो प्रोटोकॉल्स की नीड तो है वहाँ पे। तो प्रोटोकॉल्स पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर क्या कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हैं वीएलएसआई इंडस्ट्री? मैम, कहने के लिए तो मैंने बहुत सारे पोस्ट देखा है, लिंक्डइन पे भी लोग लिखते हैं ऐसा, या और अलग अलग जगह लिखते हैं कि मतलब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे स्टडी कर लो, ये स्टडी कर लो, आप चले जाओगे। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है, बिना ट्रेनिंग के इतनी आसान नहीं है। मे बी एक कैंडिडेट कर ले अलग बात है, लेकिन 99% कैंडिडेट जो है फिसल जाएगा, उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में। तो गाइडेंस मैम चाहिए होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। रीजन है कि अगर आप जिन चीज़ों को पढ़ने में 1 मंथ लगा रहे हैं, अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो उन चीज़ों को आप 1 वीक भी नहीं लगेगा, इवन आपको 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकती हैं।
राइट। तो गाइडेंस चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है। सर वही, एंड सेकेंड थिंग्स इंफॉर्मेशन होता तो है। हर जगह है, इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो इंफॉर्मेशन हर जगह मिल जाएगी, बट उसको फिल्टर आउट कर कर बेस्ट इंफॉर्मेशन निकालना, उसके लिए तो परफेक्टली गाइडेंस चाहिए। राइट, एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है मैम। सेकेंड थिंग, एक इंफॉर्मेशन के बाद भी जो आज के डेट में बीएलएसआई का कंटेंट भी है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब वो फाइनल लेवल पे जब कैंडिडेट पहुंचते हैं ना, उसके लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मीन्स अगर मैं बात करूं कि सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स हमने तो पढ़ लिया, लेकिन उस टॉपिक का यूज करके, असेंबल्ड करके जैसे प्रोजेक्ट करना, एक कंप्लीट, अगर सिस्टम वाइज की बात करें तो एक कंप्लीट इन्वायरमेंट डेवलप करना, तो वो चीजें हमें नेट पे नहीं मिल पाती है। नेट पे तो मैं बात की बात कर रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट भी वो चीजें पूरा कवर नहीं करते हैं ढंग से, जिस कारण से जब स्टूडेंट को पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब पूछा जाता है कि जज किया जाता है कि आपने क्या काम किया है, जब उनसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने एक भी जो है ना इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं बनाया कैंडिडेट, तो फिर उनका सिलेक्शन का चांसेस वहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने बात किया था कि बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कैंडिडेट इंडस्ट्री में एंट्री कर जाते हैं एंड जो कैंडिडेट इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाते, बस माइनर से यही डिफरेंस होता है कि वो लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं चीजें। अग्रीड, अग्रीड सर। सर और भी मेरे डाउट्स हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट एंट्री लेवल पर आता है, कॉलेज में जस्ट एंटर कर रहा है, तो उसे कौन से हम्म। सब्जेक्ट्स पे फोकस, ईसी का ही स्टूडेंट है लेट सपोज या इलेक्ट्रिकल का है, तो कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करे वो? मैम, लाइक एंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उनको सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड डिजिटल के अलावा अगर वो फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत एनालॉग का नॉलेज होता है उनके पास, अगर सीमॉस का नॉलेज होता है, तो ये बेस्ट है। बट डिजिटल उनका बेस्ट होना चाहिए, डिजिटल तो अच्छा होना ही होना चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसे हैं, मैं सारी कंपनी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे हैं जो आपसे थोड़ा बहुत एनालॉग का क्वेश्चन पूछ देते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन। मतलब कोई उनके क्वेश्चन लेवल कोई टफ नहीं होता है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन कुछ कंपनी ऐसे हैं जो एनालॉग से पूछ देते हैं, सीमॉस से पूछ देते हैं, है ना। थोड़ा बहुत अगर ये चीजें आपकी आती है सफिशियंट है, बट डिजिटल को मिस नहीं करना है। बाकी चीजों को आप मिस कर सकते हो सकता है एक दो कंपनी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप डिजिटल मिस कर दिए तो आप किसी भी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो डिजिटल ना मिस करें। और डिजिटल के बिना सबसे पहला तो आप बैरीलॉग नहीं सीख पाएंगे। ट्रू, बैरीलॉग सीखने के लिए आपको डिजिटल आना चाहिए। ट्रू। अब स्टूडेंट्स अगर आप डिजिटल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, वी ऑल्सो हैव लॉन्च्ड आवर न्यू प्लेलिस्ट, उसमें आप डिजिटल जाकर पढ़ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेंगे, उसके बाद ही अगर आप प्री रिक्वेस्ट साइट पूरे कर कर फिर आप किसी अपनी इंटर्नशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए तब जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन जो सेमीकंडक्टर के बेसिक्स हैं, दोज प्लेलिस्ट आर आल्सो अवेलेबल, आप लोग चेकआउट करिए, स्टार्ट लर्निंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव। सर एक और डाउट है, आई एम टेकिंग अ लॉट हाँ जी ऑफ मैम, योर प्लीज। टाइम। सो सर कोई नहीं मैम। आप बताइए कि जैसे कोई बच्चा सिर्फ इंटर्नशिप के लिए टारगेट कर रहा है, तो इंटर्नशिप के लिए उसे कैसे टारगेट करना चाहिए? अगर वो थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, कैसे प्रिपेयर करे इंटर्नशिप के लिए? मैम, अगर कोई इंटर्नशिप के लिए टारगेट कर रहा है तो मेरा कहना रहेगा कि उनको भी पहले तो डिजिटल तो अच्छा होना चाहिए, और अगर उन्हें सीमॉस और एनालॉग आता है तो और भी अच्छी बात है, और उन्हें वेरीलॉग आना चाहिए। और कई कंपनी तो ऐसे भी हैं, अगर इंटर्नशिप के लिए भी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो तो इंटर्नशिप भी आपको मिलना आसान रहेगा, क्योंकि आप उनकी क्राइटेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई कर पाओगे। इंटर्नशिप में भी कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसे कैंडिडेट को हमेशा हायर करना चाहती है जो उनके काम का हो। ज्यादातर ऐसे होते हैं कि उनके काम का कैंडिडेट हो, उनको ज्यादा हायर करते हैं। दैट इज तो ट्रू। ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा, उनके चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सपोज आपको कुछ स्टाइपेंड देते हैं आप, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को जो है ज़्यादा मिलता है, चांसेस मिलते हैं। तो इसलिए अगर इंटर्नशिप के लिए भी टारगेट करते हैं तो बेसिकली ये है कि आप जिस डोमेन में भी इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, उस डोमेन का ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर लें, मैक्सिमम। इट्स नॉट मैंडेटरी। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं इंटर्नशिप करूंगा फिर उसके बाद मैं जॉब के लिए जाऊंगा तो मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो लोग बहुत गलत सोचते हैं। मैं कई बार क्या होता है कि इंटर्नशिप में अगर वो लग भी जाते हैं तो उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सीखने में उतना टाइम लगा देते हैं। अगर बाय द वे अगर किसी कंपनी में रख लिया इंटर्नशिप के प्रोफाइल पे उन्हें,
तो उन्हें लर्न करने में उतना टाइम लग जाएगा कि वो अपना एफिशिएंसी कहाँ से दिखाएंगे कंपनी को, अपना एक्सपर्टाइज कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज अभी तक गेन भी नहीं किया उन्होंने और उनका इंटर्नशिप पीरियड कंप्लीट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी उन्हें कंटिन्यू नहीं करेगी। ओके, सो मैंने इतने सारे पोस्ट देखे थे प्रीवियसली, बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पर भी ये पोस्ट पॉपुलर हो रहा था जिसमें था कि फॉर इंटर्नशिप यू नीड एक्सपीरियंस, फॉर प्लेसमेंट यू नीड एक्सपीरियंस, और फॉर एक्सपीरियंस यू नीड प्लेसमेंट। सो दिस इज अ सर्कल, बट सर के अकॉर्डिंग अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो मे बी आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट ही मिल जाए। इट्स नॉट ऑल अबाउट इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस। सर एक लास्ट राइट। क्वेश्चन है आपके लिए कि दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ इन वीएलएसआई इंडस्ट्री? आपने ही क्यों स्विच करा? आपने बताया ऑल इंडिया लेवल पर आपको सब जानते थे, सो व्हाई डिड यू स्विच? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? यहाँ की ग्रोथ के बारे में बता दीजिए। हाँ मैम, मैं ग्रोथ के लिए आपको बताना चाहूंगा कि लाइक अगर ग्रोथ की बात करें तो आज के डेट में इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वीएलएसआई इंडस्ट्री मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री माना जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और अगर आपने अगर वीएलएसआई में अगर एंट्री कर गए, किसी भी स्मॉल से स्मॉल कंपनी में अगर आपने एंट्री कर गए वीएलएसआई में, तो आप ऐसा सोचें कि अगर आपके पैकेज कम हो, लाइक 3 लाख 4 लाख अगर पैकेज हो, आप अपने आप को बोल सकते हैं कि 50-60% तक इंक्रीमेंट आपको मिलेगा सेम कंपनी में। ऐसा नहीं कि आपको कंपनी स्विच करना पड़ेगा, सेम कंपनी में आपको 50% 60% तक इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ये तब तक मिलेंगे जब तक आपका पैकेज जो है 15 लाख 20 लाख से कम है, तब तक आपको बहुत ही स्पीड से ग्रोथ मिलेगा। हाँ, 20 लाख के बाद थोड़ा सा कम होते हैं ग्रोथ। मीन्स आप कह सकते हैं कि लाइक अगर आप बीएलएसआई इंडस्ट्री में है 10 ईयर्स अगर आपका है, तो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस पे आपका पैकेज हो सकता है 1 करोड़ भी हो सकता है इंडिया के अंदर, हो सकता है 40 लाख भी हो सकता है। मीन्स 40 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच वैरी कर सकता है। This is such a great motivation to for anyone who want to join VLSI industry. सर बट आपसे हाँ, मैं 40 लाख सबके लिए नहीं बोलूंगा मैम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वीएलएसआई इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा अनमेच्योरिटी के साथ काम करते हैं। लाइक 6 महीने में क्या किया उन्होंने, थोड़ी सी अच्छी सैलरी मिली उन्होंने स्विच मार लिया, सर 2 साल में स्विच exceptions मार are लिया। always there. हाँ, तो उनका प्रोफाइल फिर बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं कहीं पे जॉब का, तो आप माइंड में हमेशा ये चीज लेके चलें कि एटलीस्ट 3 ईयर्स हमें वहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर बाय द वे किसी रीजन से अगर वहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हर इंडस्ट्री में होता है कभी कभी कि मैनेजमेंट सही नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपको आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, अगर आप बाय द वे अगर 1 ईयर में अगर पहला जॉब स्विच कर दिया आपने, 2 ईयर्स में पहला जॉब स्विच कर दिया, तो आप कोशिश करें कि आपका सेकेंड जॉब जो होगा फिर से कम 3 ईयर्स प्लस हो। सर इससे आपने आपका प्रोफाइल बेटर रहेगा। इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है हम लोगों के स्टूडेंट्स को। अगर अब मैं फील कर रही हूँ कि इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम ईसी, उसको क्या करना चाहिए, अपना ही शुड पैट हिज बैक और प्राउड फील करना चाहिए कि ईसी से बिलोंग करता है। ही कैन एम फॉर वीएलएसआई इंडस्ट्री, सच अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, सच एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर एनीवन। जो अगर कोई नॉन टेक से टेक में आकर यहाँ पर इतना उसमें एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, तो बच्चों यू आर ऑलरेडी इन ईसी, यू आर हैविंग एन अपर हैंड। सो just what you need a perfect motivation, you need a perfect training, and you need to start. That is the most important thing you should do. सर वी आर सो थैंकफुल फॉर यू कि आप यहाँ पर आए, स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइडेंस। आई डोंट फील कि इवन मैं भी दे पाती अबाउट दिस। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो ही उस चीज़ के बारे में अच्छे से बता पाता है। एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर सो मोटिवेटेड नाउ। एंड आई होप आप हम लोगों के स्टूडेंट को अगर कहीं किसी का कुछ डाउट आता है, यू विल कीप ऑन टेलिंग देम कि कैसे उनको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। यू विल स्टे इन कनेक्ट विद अस इन फ्यूचर एज वेल। श्योर मैम, थैंक यू सर, फॉर कमिंग। थैंक यू मैम।